बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के बारे में। लास्ट टॉपिक हमने टार्क के बारे में पढ़ा था। टार्क के बारे में हमने बताया था कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, कि किसी भी फोर्स का जो गर्दिशी असर होता है हम उसको टार्क का नाम दिया था। और उसकी हमने मुख्तलिफ एग्जांपल दी थी, जैसे पेंसिल इन शार्पनर की एग्जांपल दी, बोतल का ढकना खोलना, वाटर टैप, ये सारी की सारी टर्निंग इफेक्ट थी। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। कहते हैं ए बॉडी इज बैलेंस्ड इफ सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का जो सम हो वो इक्वल हो जाए तब बॉडी जो होता है बैलेंस में आ जाता है। इसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज और जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दी हुई है स्पैनर की, कि अगर स्पैनर को आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं, आमतौर पर अगर इस तरीके से स्पैनर को घुमाया जाए तो हम एक नट को टाइट कर रहे होते हैं, और देखिए नट को टाइट करने के लिए हमें इसको रोटेट कराना पड़ता है, इसको घुमाना पड़ता है, मतलब एक तरह का टर्निंग इफेक्ट बन रहा है। तो इस सूरत में जो टार्क प्रोड्यूस होगा कि जब आप किसी भी स्पैनर को क्लॉकवाइज घुमाते हैं नट को कसने के लिए, जब आप उसको रोटेट करते हैं, इस सूरत में जो टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा हम उसको नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट का। और जबकि दूसरे केस में कि जब आप स्पैनर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है इस सूरत में आमतौर पर नट को आप लूज कर रहे होते हैं, खोल रहे होते हैं। तो साफ ज़ाहिर है इस सूरत में भी आप जो स्पैनर है उसको घुमा रहे होते हैं, और किसी भी फोर्स का जो घुमाने का असर होता है, टर्निंग इफेक्ट जो होता है वो टार्क होता है। इसी तरीके से जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस तरीके से प्रोड्यूस होने वाला टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम नाम देंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इसकी मुकम्मल डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, कि जब आप स्पैनर को क्लॉकवाइज घुमाते हैं फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इन दोनों का जो सम होता है वो बराबर हो जाता है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का नाम दिया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक भी आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन में याद कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास। के सेंटर ऑफ मास से क्या मुराद है, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज अ सच पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर ऐसा पॉइंट है जहां पर मुहैया करदा जो फोर्स है या अप्लाई जो आपने फोर्स की है वो उस सिस्टम को घुमाए बगैर हरकत देती है, घूमे बगैर हरकत देती है, तो हम इसको नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास का। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये कराड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कराड है। अब इसके दो एंड पॉइंट हैं, यानी कि एक लाइटर है और जबकि दूसरा जो है हमारे पास वो हैवियर है। लाइटर पार्ट है ये वाला लाइटर, और जबकि ये दूसरा क्या है, हैवियर पार्ट है। अब आपने इसको रोटेट कराना है, मतलब सबसे पहले आप इसको मूव कराने की कोशिश करें विदाउट रोटेशन, कि ये घूमे ना लेकिन आगे की जानिब मूव करे। अब देखिए ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है, हम इसको ओ का नाम दे रहे हैं, और ये हमारे पास लाइटर पार्ट, और ये दूसरा क्या होगा हमारे पास हैवियर पार्ट होगा। अब देखिए अगर हम सबसे पहले केस के अंदर देखें कि आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं इसके लाइटर पार्ट की जानिब, तो बॉडी हरकत करेगा लेकिन साथ रोटेट भी कर जाएगा। जबकि दूसरे केस में देखें कि जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं इसके हैवियर पार्ट पर, यानी कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, इस सूरत में भी बॉडी हरकत भी करेगा और साथ रोटेट भी करेगा।
اس کا مطلب ہے یہ والے دونوں پوائنٹ ہمارے نہیں بن سکتے. تو پوائنٹ اس کا ایگزیکٹلی کیا بن سکتا ہے کہ جب آپ اس کے بالکل سینٹر پر جہاں پر آپ اس کی موومنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس جگہ پر فورس لگائی جائے یہاں پر او پوزیشن پر ڈسٹینس کو بھی دیکھتے ہیں. اس صورت میں جب آپ موو کریں گے تو یہاں پر باڈی جو ہے روٹیٹ نہیں کرے گا, گھومے گا نہیں, اور جبکہ موو کر جائے گا. تو اس پوائنٹ کو آپ نام دے سکتے ہیں سینٹر آف ماس کا. دیکھیے اس کی سب سے بہترین ایگزامپل جو آپ دے سکتے ہیں وہ سیسا کی ایگزامپل دے سکتے ہیں. یہاں پر سیسا کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں ہم. یہاں دیکھیں, اب دیکھو یہ اس کا سینٹر آف ماس بن سکتا ہے. اس کیس میں وہ کیا بتا رہے ہیں, حالانکہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں دو آبجیکٹ ہیں, اس کا سمال ویٹ ہے اور جبکہ اس کا ویٹ جو ہے لارج ہے. آپ نے بھی یہ کھیل کھیلا ہوگا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی سمال ویٹ کا آبجیکٹ ہے یا کوئی ہے جس کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں, اس صورت میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیلنس میں آ جائے, نہ اپ جائے نہ ڈاؤن جائے. اس صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس کا ماس یا جس کا ویٹ زیادہ ہے وہ اس سینٹرل پوائنٹ کے بالکل قریب میں آ جائے گا, اور جبکہ یہ جو لائٹر آبجیکٹ ہے حالانکہ اس کا ویٹ کم ہے پھر بھی یہ بھاری آبجیکٹ کے بالکل برابر میں آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کا درمیان والا جو پوائنٹ ہے, جو ڈسٹینس ہے وہ بڑھا دیا ہے, اس وجہ سے یہ بیلنس میں آ گئے ہیں. جبکہ دوسرے کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر دوسرے کیس میں دیکھیں, اب یہاں پر تقریباً ان دونوں کا جو ویٹ ہے وہ برابر ہے, اس وجہ سے ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ برابر رکھا ہوا ہے. تو یہاں پر باڈی موو کر رہا ہے لیکن روٹیٹ نہیں کر رہا. اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ سینٹر آف ماس اس کا بالکل یہ درمیان والا پوائنٹ بن سکتا ہے. تو اسی طرح ہم نے سمجھا کہ سینٹر آف ماس اصل میں وہ پوائنٹ ہے جہاں پر کسی بھی باڈی کا مکمل ویٹ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے, کنفائن کر دیتا ہے ایک خاص پوائنٹ کے اوپر, اور وہ موو کرتا ہے ود آؤٹ روٹیشن. آئی ہوپ آج کا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.